हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर का ये 7वां वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। ये सार्थक अंक क्या होता है? तो सार्थक अंक होता है मापन में, जब किसी भी वस्तु का जब मापन करते हैं तो मापन में हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि जो मापन वाली राशि है वो एकदम परिशुद्ध है। परिशुद्धता पे ध्यान देते हैं। परिशुद्धता करने का मतलब कि दशमलव के कितने अंकों तक व्यक्त करते हैं। और जितने भी मापन हम लोग भौतिक राशि का मापन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रहती है। कहने का मतलब एक ही लंबाई को, मान लो एक वस्तु है, एक ही लंबाई को, ये भी एक लंबा वस्तु है, इसी का लंबाई को हम लोग दो स्केल से मापते हैं। एक हम लोग मापते हैं मीटर स्केल से। मान लो एक का जो अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट है, वो दशमलव के 1 अंक तक है। कितने का अंक तक है? दशमलव के 1 अंक तक। और एक का जो एक ऐसा स्केल है जिसका अल्पतमांक है वो दशमलव के कितने अंकों तक है? 2 अंकों तक है। अब एक ही लंबाई को इन दो स्केल से मैं मापूं, यदि इस पहले वाले स्केल से मापूं और ये मेजरमेंट दे दे हमें क्या? L बराबर 5.2 मीटर। क्या दे दे? 5.2 मीटर। और इसी लंबाई को दूसरे वाले स्केल से यदि मैं मापूं और ये लंबाई क्या दे दे? 5.25 मीटर। तो यहां सेम वस्तु का हम लोग दो लंबाई प्राप्त कर रहे हैं। ये किसके कारण प्राप्त कर रहे हैं? तो ये हम लोग स्केल के अल्पतमांक बदलने के कारण प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर दशमलव के 2 अंक तक प्राप्त हुआ और यहां तक हमें क्या प्राप्त हुआ? दशमलव के यहां दशमलव के 1 अंक तक प्राप्त हुआ और यहां दशमलव के 2 अंक तक। अब मैं कहूंगा कि इसमें ज्यादा परिशुद्ध कौन है? तो डेफिनेटली L2 है, क्योंकि ये दशमलव के 2 अंकों तक प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का एकदम एक्यूरेट मापन करना संभव नहीं है। किसी भी वस्तु का एक्यूरेट एकदम परिशुद्ध रूप से मापन करना संभव नहीं है। यदि अपने पास ऐसा स्केल हो जिसका अल्पतमांक कितना है? 0.01001 और इससे इसकी लंबाई मापूं और ये नया लंबाई दे देगा, मान लो 5.256। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह की परिशुद्धता वाली युक्ति लेंगे मापन के लिए, उस तरह से हमें डेटा प्राप्त होगा। तो ये मापन जो है हम लोग जितने परिशुद्ध करना चाहें, जितने अल्पतमांक वाले डिवाइस को लेंगे उसकी परिशुद्धता उतनी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब ये निश्चित नहीं होते। तो जब हम एक दशमलव के 1 अंकों तक मापन कर रहे थे तो ये जो दशमलव का 5.2 था, 5.2 में से ये 5 वैल्यू जो है ये निश्चित अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चित अंक। और ये क्या कहलाता है? अनिश्चित अंक कहलाता है। जो अंतिम अंक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं मापन में? अनिश्चित अंक, अनरिलायबल नंबर होते हैं। इसमें यदि मैं बोलूंगा तो यहाँ पर 5 और 2 रिलायबल नंबर है और 5 जो यहाँ पर फिर से क्या है? अनरिलायबल, मतलब अनिश्चित है। इसमें यदि मैं कहूंगा तो यहाँ पर 5.25 क्या है? रिलायबल अंक है, मतलब निश्चित अंक है। और अंतिम अंक जो है वो क्या है? अनरिलायबल है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अब सार्थक अंक क्या होते हैं? तो मापन में कुल रिलायबल तथा अनरिलायबल मतलब निश्चित और अनिश्चित अंकों के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक। जैसे यहां पर मैं बोलूं सार्थक अंक कितने हैं? तो 2 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो 3 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। तो सार्थक अंक क्या है? तो सार्थक अंक मापन को परिशुद्ध रूप से व्यक्त करने का एक तरीका है। बात समझ में आया? और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सार्थक अंक को डिटरमाइंड कैसे करेंगे। मापन में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो इसके कुछ नियम है, आइए जानते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक को कैसे ज्ञात करेंगे, डिटरमाइन करेंगे? तो ये नियम को याद रखना। कहने का मतलब किसी मापन में यदि सभी अंक अशून्य मतलब एक भी अंक 0 नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 5, 2,
तो ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या यदि इस तरह का मापन में इस तरह का डेटा मिले तो इसमें कितने अंक है सार्थक अंक? तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 5। जैसे 3 6 4 5 2 तो ये सभी अशून्य अंक है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी मापन में यदि हमें अशून्य अंक प्राप्त होते हैं तो सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दो अशून्य अंकों के मध्य दो अशून्य अंकों के मध्य दो अशून्य अंकों के मध्य शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य सार्थक शून्य, जितने भी शून्य आएंगे वो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे 5006 29006। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या में बोलूंगा तो कितने होंगे? तो यहां पर 4। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितने होंगे? 5। कहने का मतलब यदि सबसे फर्स्ट अंक और सबसे लास्ट अंक अशून्य अंक है तो बाकी उसके अंदर कितने भी जीरो आ जाए वो सभी अंक क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 1 से कम है, 1 से कम है तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के पहले अशून्य अंक के बाईं ओर के जीरो, बाईं ओर के शून्य अंक सार्थक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या 1 से कम है तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब है, मान लो अपने पास कोई डेटा प्राप्त हुआ 0.00256, तो यहां पर देखो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाईं ओर जितने भी जीरो उपस्थित होंगे वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर क्या होगा? सार्थक अंक की संख्या कितने हो जाएंगे? 3। 0.00625 है तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। मतलब अशून्य अंक के पहले जितने भी जीरो होंगे मतलब वो 1 से कम होना चाहिए, तो वो सब क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 6251। तीसरा नियम समझ में आया क्या? फिर चौथा नियम क्या कहता है? ध्यान देना, यदि कोई संख्या दशमलव पद्धति में लिखा हुआ है, दशमलव पद्धति में है, तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त किया गया है, किसमें किया गया है? दशमलव के रूप में,
जैसे 1.5200। तो यहां दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक में इंक्लूड होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 5। बात समझ में आ रहा है क्या? 1.000 यदि मैं बोलूं इसमें 10 सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो दशमलव के बाद भी जो जीरो आते हैं वो भी क्या होते हैं, तो इसका सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 4। इस नियम का मतलब समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? पांचवा नियम क्या करता है, ध्यान देना कि मान लो अपने पास कोई संख्या है इस तरह से 5200, यहां पर दशमलव नहीं दिए हुए, तो इस तरह की संख्या यदि हमें प्राप्त हो तो अशून्य अंक के बाद के शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते हैं। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगे? 2। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 2। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह से मान लो 53620000, मैं पूछूं इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैं बोला कि अशून्य अंक के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी? 5 मतलब 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन यदि ऐसी संख्याएं कोई मापन युक्ति द्वारा प्राप्त हो, क्या है अंतिम में जैसे कोई मात्रक लगाओ, जैसे 500 2500 और लास्ट में मैं लगा दिया मीटर, यदि केवल मात्र इसमें किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होगा, मतलब ये संख्याएं मापन से प्राप्त नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार की संख्याएं के अंत में मात्रक लगाओ, मतलब यह मापन से प्राप्त हुआ है, तो इसमें जीरो इंक्लूड होगा। इसमें जो होगा सार्थक अंकों में ही क्या होगा? जीरो इंक्लूड रहेगा। और इसमें मैं पूछूंगा कि कितने सार्थक अंक है, तो कितने हैं? तो 4 सार्थक अंक है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 25 या तो 2600 किलोग्राम और अकेले दिया रहे 2600, तो यहाँ पर 2600 किलोग्राम जो है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो जब कोई डेटा मापन से प्राप्त हुआ, मतलब अंत में मात्रक लगा हो, तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या में जीरो को इंक्लूड करते हैं, बाद में लगने वाले जीरो को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसमें जिसमें अंतिम में मात्रक नहीं लगा हो, मतलब ये किसी मापन का डेटा नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या में जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे कुछ नियम है समझना कि मान लो अपने पास जब मैं मापन किया, मापन के द्वारा प्राप्त डेटा जो है वो मान लो 5.2 या 5 मीटर है। क्या है? जब मैं मापन किया तो मापन के दौरान प्राप्त डेटा कितने हैं? 5 मीटर है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। यदि इसका मैं मात्रक में बदल दूं, मतलब 5 मीटर को क्या लिख दूं? 500 सेंटीमीटर, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितने होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। यहां पर कहोगे सर यहां भी तो मात्रक लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस नियम के तहत क्या बताया गया कि जो मूल मापन है उस मापन की परिशुद्धता को हम लोग नहीं बदल सकते। जैसे जब इसको मापा गया तो उस दौरान किस स्केल का प्रयोग किया? मीटर स्केल का प्रयोग किया गया, तो उसका कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन को इसमें कितना 0.2 अंकों तक यदि ये इस तरह से रहता 5.00 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने थे? 3। और यहां पर इससे क्या पता चलता है कि इसको किस डिवाइस से मापा गया, तो जिसका अल्पतमांक कितना था? 0.01।
और यहाँ पर क्या पता चला, यहां से जिसका प्रयोग किया गया उसका अल्पतमांक कितना था 1। और हम बता रहे बार बार कि सार्थक अंक क्या बताते हैं, परिशुद्धता को बताते हैं। तो यदि मापन के दौरान कोई डेटा इस तरह से मिल रहा है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या मूल रूप से जो पहले मापा गया उसमें मापन में यदि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 1 है और इसके मात्रक को मैं बदलता हूं, जैसे मीटर को किस में बदलता हूं सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं घात के रूप में 10⁻² सेंटीमीटर। और जितने भी घात आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1। फिर से एक बार समझना, यदि मान लो कोई मापन में हमें किसी युक्ति से मैं मापा और वहां पर लंबाई मिला 5.25 सेंटीमीटर और इसको मैंने बदल दिया मीटर में, किसमें बदल दिया, या तो मिलीमीटर में बदल दो। सॉरी, एक अच्छा एग्जांपल लो, मान लो एक युक्ति से मैं मापा जिसका मापन कितना था 5.2 मीटर, तो यहां पर इसकी परिशुद्धता कितनी है, मतलब अल्पतमांक कितना है, तो 0.1 दशमलव के 1 अंक तक। अब इसको मैं मीटर में, जब स्केल हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं 0.1 वाला, अब इसको मैं क्या किया कन्वर्ट कर दो, यूनिट को कन्वर्ट कर दो, तो इसको मीटर को यदि मैं मिलीमीटर में लिखूं तो 5.2 इंटू क्या होगा 1000 मिलीमीटर होगा। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5200 mm। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने आ जाएंगे 4 हो जाएंगे, जबकि मैं इस युक्ति किस युक्ति का प्रयोग करके मापा 0.1, मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितने हैं 2। मूल रूप से मापा गया जो मान है वो कितना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो इस मापन को यदि हम कन्वर्जन करते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जा रहे हैं 4, जो कि गलत बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यदि मापन वाला डिवाइस हमारे पास 0.1 है तो हम लोग 4 अंकों तक कैसे ज्ञात कर सकते परिशुद्धता। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग जब भी कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में क्या करते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, और ये होगा 5.2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। और यहाँ पर जो वैज्ञानिक पद्धति में 10 टू पावर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो 2। करने का मतलब मूल रूप से मापित मान का कन्वर्जन के दौरान भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होंगी जितना पहले था, मतलब उसकी परिशुद्धता को हम बदल नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पर यदि 5.2 को माप के हम 5.20 कर रहे हैं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 3। तो इसके मापन का जो युक्ति की परिशुद्धता है वो दशमलव के कितने अंकों तक है 1 अंकों तक, और इसमें कितने अंकों तक है तो दशमलव के 2 अंकों तक। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों अलग अलग युक्ति है। तो यहां से बातें समझ में आया कि मापन के दौरान यदि हम कन्वर्जन करते हैं, मात्रक का क्या करते हैं कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन के दौरान जो वैल्यू आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जो मूल रूप से मापा गया है, जो मूल रूप से मापा गया है। यदि मैं बोलूं कि मापा गया मान 0.005 मीटर है तो इसमें अल्पतमांक इसमें जो है कितने हैं सार्थक अंक, तो मुझे बोला कि 10 शून्य अंक के पहले का शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, अशून्य अंक के पहले, तो इसमें से सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 8। इसको यदि मैं बदल दूं किसमें मिलीमीटर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, तो 0.005 इंटू क्या लिखेंगे 1000, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 5 मिलीमीटर। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 1। बात समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यह ध्यान रखना कि मात्रक कन्वर्जन के दौरान भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होती है जितने मूल रूप में होता है। और ये ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था अपना सार्थक अंक डिटरमाइन करने के नियम। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकित करना। राउंड ऑफ मतलब पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करना क्या है, ध्यान देना। राउंड ऑफ मतलब पूर्णांकित करना होता है। राउंडिंग ऑफ, जब हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो मापन के दौरान जैसे 2 अंक को मैंने इससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 1.6666 जाता रहेगा। और इसकी यथार्थता क्या है, तो ये अनंत तक जाता रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लो अपने पास मापन के लिए जो युक्ति यूज किया गया है वो दशमलव के 2 अंकों तक है। मान लो 0.01, तो यहां पर हम लोग दशमलव के कितने अंकों तक लेंगे? 2 अंकों तक। बाकी बाद की जो संख्याएं आ रही है उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। हमारे पास जिस तरह से मापन की युक्ति रहेगी मैं उतने ही अंकों तक लेंगे। बाद के अंक यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसी संख्या को इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। राउंडिंग ऑफ करने मतलब पूर्णांकित कर देते हैं। जैसे अभी आया था 1.6666 अनंत तक जा रहा था। अब अपने पास मापन के लिए कितने, 0.01 मतलब दशमलव के 2 अंकों तक ही है। ऐसी युक्ति, अब इतनी परिशुद्धता लेकर हम क्या करेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जितने सार्थक अंक हमें चाहिए उस सार्थक अंक के बाद के अंक को क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कर देते हैं मतलब पूर्णांकित कर देते हैं। अब पूर्णांकित करने का क्या नियम है, तो ध्यान देना। तो यदि कोई दशमलव संख्या है, यदि कोई दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या जिसका हमें पूर्णांकित करना है, जिस दशमलव अंक के बाद हमें क्या करना है, पूर्णांकित करना है, उसके बाद का अंक यदि 5 से छोटा होता है तो उसे हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक संख्या है 6.252 और ये अपना परिशुद्धता कितना चाहिए, 0.01 मतलब दशमलव के 2 अंकों तक का। तो यहां पर हमें पूर्णांकित कौन सा अंक कर रहे हैं, ये वाला अंक, राउंड ऑफ इसे कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो अंक है, इसके बाद का जो अंक है, इस अंक को देखेंगे, जिसे पूर्णांकित करना रहता है उस अंक के बाद के अंक को देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो यदि ये 5 से छोटा होता है तो इसके पहले वाला अंक जो का त्यों छोड़ देते, जैसे 6.25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। राउंड ऑफ का दूसरा एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे 7.267 है, 64 है। हमें यहाँ पर 6 को राउंड ऑफ करना है, मतलब दशमलव के 2 अंकों तक ही परिशुद्धता लेनी है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे कि ये 5 से कम है या ज्यादा है। तो ये 4 5 से क्या है, कम है। तो इसका 2 अंकों तक जो राउंड ऑफ होगा, पूर्णांकित होगा, वो ज्यों का त्यों होगा। दशमलव के 2 अंकों तक जो इतनी संख्याएं रहती है वही लिख दी जाती है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिस संख्या को हम पूर्णांकित करते हैं, जिस अंक को हम क्या करते हैं, पूर्णांकित करते हैं, जिस अंक को हम क्या करते हैं, पूर्णांकित करते हैं, यदि उसके बाद का अंक 5 से ज्यादा हो, उसके बाद का अंक 5 से ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। मतलब जिस अंक को पूर्णांकित करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसको यदि हम दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित करें तो 3 के बाद का अंक कितना है, 6, और 6 बड़ा है किससे, 5 से। तो इसका जो राउंड ऑफ करेंगे मतलब पूर्णांकित करेंगे वो कितना हो जाएगा, 6.24। बात समझ में आया क्या। मान लो अपने पास कोई संख्या है 7.256 और हमें किसका राउंड ऑफ करना है, 5 को, दशमलव के 2 अंकों तक। तो क्या करेंगे, इसके बाद वाले अंक को देखेंगे।
ये बाद वाला अंक जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इसके पहले वाला जो अंक होगा उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और ये हो जाएगा 7.26। तो ये पूर्णांकित करने का क्या था, दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि मान लो कोई संख्या है जिसको पूर्णांकित करना है, वो भी संख्या 5 है, और उसके बाद वाली भी संख्या कितना आ जाए, 5 आ जाए। या तो ऐसे ले लो कि मान लो कोई अंक है और उसका अंतिम अंक जिसको पूर्णांकित करते हैं उसके बाद का अंक 5 आ जाए, तो क्या करेंगे। जैसे 2.265, तो यहां पर 5 जो है राउंड ऑफ किसको करना है, 6 को, और अंत में क्या गया 5। मैं बोला 5 से यदि छोटा रहता है तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं अंतिम अंक, और यदि 5 से बड़ा रहता है तो उसमें +1 कर देते हैं। लेकिन यदि 5 आ जाए तो क्या करेंगे, तो जब 5 आ जाएगा तो उसके पहले का अंक देखेंगे कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि उसके पहले का अंक सम संख्या होगा, यदि 5 के पहले का अंक जिसको राउंड ऑफ करते हैं यदि वो सम संख्या होगा तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, मतलब 2.26 हो जाएगा। और यदि 5 के पहले का अंक जो होता वो क्या होता, विषम संख्या होता। क्या होता, विषम संख्या होता, तो उसमें हम लोग राउंड ऑफ के बाद इसमें क्या कर देते, +1 जोड़ देते। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। तो ये था सार्थक अंकों का क्या करना, पूर्णांकन करना। सार्थक अंकों का क्या करना, पूर्णांकन करना। आगे हम लोग सार्थक अंक का संक्रियाएं, संक्रियाएं करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते, सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते। तो इसका भी नियम है। योगफल का नियम क्या है और माइनस का तो ध्यान देना। योगफल, सार्थक अंकों का योगफल, सार्थक अंकों का योगफल। तो सार्थक अंकों के योगफल में हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर मान लो अपने पास दो अंक है 2.35 और +2.2, और इसे हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2.35 और ये आ जाएगा 2.2। तो इसको जोड़ोगे तो अब क्या आएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 4.55। अब ये रिजल्ट जो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। जब हम दो सार्थक अंकों को जोड़ते हैं तो जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, मतलब उतने ही सार्थक अंकों में लिखेंगे जितना सबसे मिनिमम है। दशमलव के बाद जो वही संख्या लिखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक तक है। तो सबसे मिनिमम दशमलव के बाद कितने अंक तक है, 2 अंकों का। तो ये रिजल्ट सही रिजल्ट नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांकित करके और राउंड ऑफ करके और रिजल्ट को लिखेंगे कितने अंकों तक, दशमलव के 1 अंकों तक। हम क्या बोले कि जब दो सार्थक अंकों को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम उतने ही दशमलव के बाद अंकों तक लेंगे जितना कि मिनिमम होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद मिनिमम कितने अंकों तक गया है, 2 अंकों तक। तो इस रिजल्ट को हम पूर्णांकित कर देंगे, और पूर्णांकित करेंगे तो ये कितना होगा 5 है, और इसके पहले भी 5 है, तो ये हो जाएगा 4.6। समझ में आया। एक और वैल्यू ले लो, मान लो 1.325 है और एक है 1.2, और इसे हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 5, 6, 5 और ये हो जाएगा 2। क्या ये रिजल्ट सही है, तो ये रिजल्ट सही नहीं है। सार्थक अंकों के योगफल का नियम क्या कहता है कि हम लोग दशमलव के उतने ही अंकों तक लेंगे परिणाम को। 2 अंकों का योगफल का जो परिणाम आएगा उतने ही अंकों तक लेंगे जितना कि हमारे पास जो उपलब्ध संख्या है उसमें दशमलव के न्यूनतम अंक होते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद न्यूनतम कितने बार अंकों तक गया, 2 अंकों तक गया है। तो इस परिणाम को हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करके दशमलव के कितने अंकों तक लिखेंगे, तो 1 अंकों तक लिखेंगे। तो 5 ये 6 है, तो इसको क्या करेंगे, एक राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2.6।
तो ये इसका रियल परिणाम होगा। तो ये योगफल और अंतर में हमेशा इस बात का ध्यान देना कि परिणाम उतने ही अंकों तक, दशमलव अंकों तक लिखेगा जितना कि दिया हुआ डेटा जो है उसमें न्यूनतम दशमलव अंक रहेंगे। समझ में आया? गुणनफल में क्या होते हैं, गुणनफल के नियम क्या है, ध्यान देना। मान लो दो संख्या है 2.6 इंटू 3.2 और इसको हम गुणा करेंगे, यह 3.26। अब इसको मैं क्या किया, गुणा किया, तो गुणा करो कितना होगा 3.26 2.6, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 2 12 और 3 36, 6 12 और 3 15, 6 या 18 और 1 19, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 5, 2 तिया 6, 6 5 2 7, 9 5 14, 6 1 7 और 1 8, दशमलव कितना 1 2 3। अब यहां पर फिर से वही रूल लगाना है कि जब संक्रियाएं लगाते गुणनफल वाले तो हम देखेंगे कि गुणा और भाग में न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिंगर मतलब सार्थक अंक कितने हैं। तो यहां पर जो गिवन डेटा है वो न्यूनतम सार्थक अंकों वाले कितने हैं, तो 2 है। तो ये रिजल्ट को भी हम लोग कितने सार्थक अंकों तक लिखेंगे, 2 सार्थक अंकों तक लिखेंगे। तो इस रिजल्ट को क्या करूंगा मैं, राउंड ऑफ करूंगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8.5 आ जाएगा। तो ये था सार्थक अंकों का संक्रियाएं। सार्थक अंकों के संक्रियाएं में योगफल में हम क्या करेंगे, तो योगफल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि सब परिणाम को हम लोग दशमलव के उतने ही अंकों तक लिखते हैं जितना कि दिया हुआ जो डेटा है उसमें न्यूनतम दशमलव अंक होगा। और गुणा और भाग में क्या करेंगे, तो उतने ही सार्थक अंकों को लेंगे जो न्यूनतम, ये दिए हुए डेटा में न्यूनतम सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक थे, 3, इसमें कितने सार्थक अंक थे, 2। तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यूनतम कितने सार्थक अंक, 2 सार्थक अंकों तक इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांकित करके लिखेंगे। तो ये था सार्थक अंक। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा विमा और विमीय सूत्र। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। 20-30 मिनट का वीडियो बहुत बन गया।